पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, गंगोत्री। गांव के पास से एक बड़ी और साफ नदी बहती थी। नदी के कल कल बहते पानी और चारों तरफ फैली हरियाली के कारण यह गांव बेहद सुंदर और शांत था। इसी गांव में सुरेश और उसकी पत्नी मंजू एक छोटे से घर में रहते थे। सुरेश गांव के एक अमीर सेठ के खेत में मजदूरी करता था, जबकि मंजू का गांव के बाजार में एक छोटा सा खाने का ठेला था। मंजू के हाथों में जैसे जादू था। उसकी बनाई दाल, रोटी, सब्जी और चावल खाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन एक ग्राहक खाना खाते हुए बोला, अरे मंजू बहन, एक बात बताऊं? हाँ भैया, बताइए ना। तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद तो लाजवाब है, लेकिन एक परेशानी है। मंजू ने हैरानी से पूछा। क्या परेशानी है भैया? हम लोगों को खड़े होकर खाना पड़ता है। अगर तुम्हारा अपना छोटा सा ढाबा होता तो हम आराम से बैठकर खाना खाते। बिल्कुल सही कहा। अगर मंजू बहन ने ढाबा खोल लिया तो यहाँ के आधे से ज्यादा लोग वहीं खाना खाने आएंगे और लोगों को पसंद भी बहुत आएगा। मंजू के मन में यह बात घर कर गई। शाम को ठेला बंद करके वह घर पहुंची और सुरेश को सारी बात बताई। क्यों ना हम एक छोटा सा ढाबा खोल ले? खाना तो मुझे बनाना आता ही है। लेकिन मंजू, ढाबा बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सेठ जी से उधार ले लेते हैं। ढाबा चल पड़ा तो धीरे धीरे पैसे चुका देंगे। सुरेश ने कुछ पल सोचा और मुस्कुराकर बोला, ठीक है, जब तुम इतना भरोसा कर रही हो तो मैं भी कोशिश जरूर करूंगा। अगले दिन सुरेश ने सेठ से 2 लाख रुपए उधार ले लिए। पैसे देते हुए सेठ ने कड़क आवाज में कहा, ध्यान रखना सुरेश, 3 महीने के अंदर पूरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो रकम दोगुनी हो जाएगी। सुरेश ने सिर हिलाया। कुछ ही दिनों में गांव में उनका छोटा सा ढाबा तैयार हो गया। मंजू स्वादिष्ट खाना बनाती और सुरेश ग्राहकों को खाना परोसता। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन एक दिन अचानक ढाबे के ठीक सामने एक बहुत बड़ा और चमकदार रेस्टोरेंट खुल गया। मंजू उसे देखकर घबरा गई। अरे सुरेश जी, अगर गांव के सारे लोग उस बड़े रेस्टोरेंट में चले गए तो हमारा क्या होगा? तुम चिंता मत करो। लोगों को तुम्हारे हाथ का स्वाद पसंद है। जगह छोटी है तो क्या हुआ, हमारे ग्राहक जरूर आएंगे। लेकिन अगले ही दिन से हालात बदल गए। गांव के लोग बड़े रेस्टोरेंट में जाने लगे। मंजू और सुरेश का ढाबा खाली पड़ा था। मंजू दरवाजे पर बैठी सुनसान सड़क को देखती रही और उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। सुरेश जी, अब हम क्या करेंगे? सुरेश के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए, लेकिन मंजू और सुरेश का ढाबा नहीं चल पाया था। रोज की कमाई इतनी भी नहीं होती थी कि घर का खर्च ठीक से चल सके। ऊपर से सेठ के 2 लाख रुपए का कर्ज सिर पर था। एक सुबह अचानक सेठ उनके घर आ पहुंचा। चलो सुरेश, वादे के मुताबिक आज तुम्हें मेरे पूरे 2 लाख रुपए लौटाने हैं। सेठ जी, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। कृपया हमें कुछ और समय दे दीजिए। मुझे बहाने नहीं सुनने। आज के आज मेरे पैसे चाहिए। अगर आज पैसे नहीं दिए तो अब तुम्हें 2 लाख नहीं, पूरे 4 लाख रुपए देने होंगे। 4 लाख रुपए की बात सुनकर मंजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। सेठ जी, हम गरीब लोग हैं, इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे? भगवान के लिए कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। 1 दिन की भी मोहलत नहीं मिलेगी। पैसे नहीं हैं तो अपना ढाबा मुझे दे दो। आज से मैं उसे चलाऊंगा और तुम्हारा हिसाब खत्म। सुरेश और मंजू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। भारी मन से सुरेश ने चाबी सेठ के हाथ में रख दी। ठीक है सेठ जी, आज से ये ढाबा आपका हुआ। सेठ चाबी लेकर चला गया।
अब सुरेश और मंजू के पास न ढाबा था और न ही पुराना ठेला। दोनों अपने खाली हाथों को देखते रह गए। अब क्या करेंगे सुरेश जी? घर कैसे चलेगा? हिम्मत मत हारो मंजू, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। पहले मैं पता करता हूँ कि आखिर उस नए रेस्टोरेंट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पूरा गांव वहां जा रहा है। यह कहकर सुरेश सीधे उस बड़े रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा। अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रेस्टोरेंट में लोग आराम से कुर्सियों पर बैठे थे। कोई चाइनीज नूडल्स खा रहा था तो कोई तंदूरी चिकन। सुरेश ने चारों तरफ ध्यान से देखा। हमारे यहाँ तो दाल रोटी सब्जी खाकर लोग चले जाते थे, लेकिन यहाँ तो खाने के साथ साथ लोगों को कुछ नया भी मिल रहा। वह बाहर आया और रास्ते में एक गांव वाले को रोककर पूछने लगा। अरे भाई, एक बात बताओ, इस रेस्टोरेंट में ऐसी क्या खास बात है कि पूरा गांव यहीं खाना खाने आता है? खास तो कुछ नहीं है सुरेश, बस यहाँ शहर जैसा खाना मिलता है। और सबसे बड़ी बात, रेस्टोरेंट बड़ा है, बैठने की अच्छी जगह है और खाना परोसने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। सुरेश कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। अगर यही बात है तो अब हम भी कुछ ऐसा करेंगे जो इस गांव में किसी ने पहले कभी नहीं किया। सुरेश जल्दी से घर की ओर लौट आया। उसके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था। मंजू, मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या काम सुरेश जी? तुम्हें शहर जैसा खाना बनाना सीखना होगा। अरे वो तो मुझे आता है, लेकिन उससे हम क्या करेंगे? हमारे पास ना ढाबा है और ना ही हमारा पुराना ठेला। ढाबा नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास एक बैलगाड़ी तो है ना। हम बनाएंगे बैलगाड़ी ढाबा। मंजू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। क्या? बैलगाड़ी ढाबा? लेकिन ये कैसे होगा? देखो, हम इस बैलगाड़ी में अपना खाना रखेंगे और बैलगाड़ी से गांव में घूम घूम कर लोगों के घर के पास खाना बेचेंगे। जहां ग्राहक मिलेंगे वहीं हमारा ढाबा लग जाएगा। मंजू को यह विचार काफी अच्छा लगा। सुरेश जी, आपका विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक परेशानी है। हमारी बैलगाड़ी चलेगी कैसे? हमारे पास बैल तो है ही नहीं। हमें बैल खरीदने पड़ेंगे। उसकी चिंता तुम मत करो, बैल का इंतजाम मैं कर लूंगा। तुम बस बचे हुए पैसों से कुछ शहर वाला खाना बनाना शुरू करो। यह कहकर सुरेश तुरंत अपने दोस्त विकास के घर पहुंच गया। विकास भाई, एक मदद चाहिए। कुछ दिनों के लिए अपने दोनों बैल मुझे उधार दे दो। हमारा काम चल पड़ा तो सबसे पहले तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? तू मेरा दोस्त है, तेरी मदद नहीं करूंगा तो फिर किसकी करूंगा? ले जा दोनों बैल। सुरेश खुशी खुशी बैलगाड़ी में दोनों बैल जोड़कर घर लौट आया। उधर मंजू भी काम में जुट चुकी थी। उसने बचे हुए पैसों से पहली बार कुछ नए व्यंजन बनाए। फ्राइड राइस, चिकन लॉलीपॉप और ग्रेवी वाला मंचूरियन। सुरेश ने खाना देखकर कहा, वाह मंजू, इसकी खुशबू तो पूरे गांव को यहाँ खींच लाएगी। आज बस यही 3 चीजें बनाई हैं। अगर लोगों को पसंद आए तो कल कुछ और नया बनाएंगे। दोनों ने खाना बैलगाड़ी में अच्छे से रखा। तो मंजू, अब देखते हैं हमारा बैलगाड़ी ढाबा लोगों को पसंद आता है या नहीं। इतना कहकर सुरेश बैलगाड़ी लेकर निकल पड़ा। सुरेश अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव की सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर रुक गया। थोड़ी दूर कुछ लोग बैठे आपस में बातें कर रहे थे। यार, मेरा भी बहुत मन है शहर वाला चाइनीज खाना खाने का। हाँ यार, लेकिन वो नया रेस्टोरेंट तो गांव में है, यहाँ से बहुत दूर। हाँ, सही कहा। पिछले साल मैंने चिकन लॉलीपॉप खाया था, उसके बाद तो जैसे किस्मत में ही नहीं लिखा। अरे भाई, तूने चिकन लॉलीपॉप का नाम क्या लिया? मुझे तो उसकी खुशबू तक आने लगी। अरे हाँ, मुझे भी खुशबू आ रही है। कहीं आसपास किसी ने बनाया है क्या? उधर सुरेश चुपचाप ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर यहीं रुकता हूँ, देखते हैं कोई ग्राहक आता है या नहीं।
कुछ देर बाद दो आदमी वहां से गुजरते हुए बैलगाड़ी के पास रुक गए। अरे भाई, ये क्या? बैलगाड़ी में इतना सारा खाना लेकर कहाँ जा रहे हो? और इसमें तो शहरी खाना लग रहा है। ये मेरा बैलगाड़ी ढाबा है। यहाँ आपको शहर जैसा स्वादिष्ट खाना मिलेगा। अरे वाह, तो एक प्लेट चिकन लॉलीपॉप देना। अरे रुक, अगर शहरी खाना ही खाना है तो उस नए रेस्टोरेंट में चलते हैं। वहाँ शहर का खाना बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ क्या बैलगाड़ी पर खाएगा? दोनों वहां से चले गए। सुरेश का चेहरा उतर गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? वह अभी यही सोच रहा था कि दूर से वही तीन आदमी खुशबू सूंघते हुए उसकी तरफ आने लगे। अरे भाई, क्या तुम ही चिकन लॉलीपॉप लेकर आए हो? इसकी खुशबू तो हमें दूर से ही खींच लाई। हाँ भाई, यही मेरा बैलगाड़ी ढाबा है। यहाँ आपको गर्मा गर्म चिकन लॉलीपॉप मिलेंगे। तो भाई जल्दी से 2 प्लेट चिकन लॉलीपॉप और 1 प्लेट ग्रेवी वाला मंचूरियन लगा दो। बहुत दिन हो गए ऐसा खाना खाए। सुरेश ने खुशी खुशी प्लेटें तैयार की और तीनों को परोस दिया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उनके चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। भाई सच कह रहा हूँ, ऐसा चिकन लॉलीपॉप मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। इसका स्वाद तो कमाल है। और तुम्हारा ये अनोखा बैलगाड़ी ढाबा, पेड़ के नीचे बैठकर शहर वाला खाना खाने का मजा ही अलग है। सुरेश खुशी से उनकी बातें सुनता रहा। धीरे धीरे आसपास से गुजरने वाले लोग भी बैलगाड़ी देखकर रुकने लगे। कुछ ही देर में सुरेश का सारा खाना बिक गया। हे भगवान, बस ऐसे ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। आज आपने हमारी मेहनत सफल कर दी। उधर गांव के बड़े रेस्टोरेंट का मालिक सुनील अपने कर्मचारी महेश से परेशान होकर बोला, अरे महेश, आज रेस्टोरेंट में ग्राहकों की भीड़ इतनी कम क्यों थी? आखिर हुआ क्या है? मालिक, गांव का एक आदमी बैलगाड़ी से शहर वाला खाना बेच रहा है। काफी लोग अब उसी के पास जाने लगे हैं। क्या बैलगाड़ी से खाना बेच रहा है? मुझे उसका घर दिखा सकते हो? हाँ मालिक, चलिए मैं अभी आपको उसके घर ले चलता हूँ। दोनों सुरेश के घर पहुंचे। सुरेश और मंजू उन्हें देखकर हैरान रह गए। सुनील जी, आप यहाँ? कोई काम था क्या? सुरेश और मंजू, तुम दोनों सच में कमाल के हो। बिना ढाबे के भी इतनी अच्छी कमाई कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे रेस्टोरेंट में काम करो। मैं तुम्हें अच्छी रकम दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है सुनील जी। हम अपने छोटे से बैलगाड़ी ढाबे में ही खुश हैं। यह सुनकर सुनील का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, लेकिन याद रखना, तुम्हारा ये बैलगाड़ी ढाबा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। फिर जब मेरे पास काम मांगने आओगे, तब मैं भी तुम्हें काम नहीं दूंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। मंजू चिंतित होकर बोली, सुरेश जी, मुझे लगता है सुनील अच्छा आदमी नहीं है। कहीं वो हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे। तुम चिंता मत करो मंजू, मैं हूं ना। तुम बस अपना स्वादिष्ट खाना बनाती रहो। अगले दिन मंजू ने कुछ नए पकवान बनाए और सुरेश बैलगाड़ी लेकर गांव के दूसरे हिस्से में चला गया। तभी वहां पर एक बूढ़ा साधु आ जाता है। बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? अरे बाबा, इसमें पूछने की क्या बात है? आइए बैठिए, मैं आपको गर्मा गर्म कढ़ाई पनीर और बटर नान खिलाता हूँ। सुरेश ने साधु को भरपेट खाना खिलाया। खाना खाने के बाद साधु ने कहा, बेटा, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बताओ क्या चाहिए? बाबा जी, मुझे बस इतना चाहिए कि गांव में मेरा अपना एक बड़ा सा बैलगाड़ी ढाबा हो, जहां मैं और मंजू मेहनत करके लोगों को स्वादिष्ट खाना खिला सके। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई बेटा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। सुरेश मन ही मन मुस्कुराया। शायद बाबा जी मजाक कर रहे थे। शाम को घर लौटते समय सुरेश अचानक रास्ते में रुक गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं।
घर के पास एक बहुत बड़ा और सुंदर बैलगाड़ी के आकार का ढाबा खड़ा था। तभी मंजू भी वहां आ गई। सुरेश जी, हमारे घर के पास इतना बड़ा बैलगाड़ी ढाबा कहाँ से आ गया? मंजू, ये हमारा ही है। शायद हमारी नेकी का फल हमें मिल गया। अगले दिन से दोनों ने नया ढाबा शुरू कर दिया। इतना विशाल और अनोखा बैलगाड़ी ढाबा देखकर पूरा गांव वहां उमड़ पड़ा। उधर सुनील का बड़ा रेस्टोरेंट खाली पड़ा था। सुरेश और मंजू ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और नेकदिली से फिर से अपनी जिंदगी संवार ली। दोनों अब पहले से ज्यादा खुश थे। देखा सुरेश जी, आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ मंजू, इंसान को मुश्किल समय में ईमानदारी और नेकी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी तरह सुरेश और मंजू का जीवन खुशियों और शांति से भर गया। इसी के साथ कहानी का अंत यही हो जाता है।